नमस्कार, मैं हरिशंकर यादव, हिंदी शिक्षक, माउंट ओलिवेट स्कूल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आज इस वीडियो में लेकर आया हूं कक्षा 9वीं की पुस्तक कृतिका के तीसरा पाठ, जिसका शीर्षक है रीढ़ की हड्डी। जिसका शीर्षक है रीढ़ की हड्डी। तो आइए हम देखते हैं रीढ़ की हड्डी में क्या क्या वर्णन किया गया है। इसका पहले पाठ परिचय हम देखते हैं। पाठ परिचय है, प्रस्तुत पाठ एक एकांकी है। उमा इस एकांकी का सबसे प्रभावशाली पात्र है। वह एक बार मंच पर जाने के बाद अपने व्यक्तित्व की छाप छोड़ देती है। महिला पात्रों के माध्यम से समाज में स्त्रियों के प्रति व्याप्त रूढ़िवादी जकड़ी हुई मानसिकता पर चोट करते हुए स्त्रियों की शिक्षा से उत्पन्न उनके साहस और आत्मबल को प्रदर्शित किया है। एक बार फिर देखते हैं। प्रस्तुत पाठ एक एकांकी है। उमा इस एकांकी का सबसे प्रभावशाली पात्र है। वह एक बार मंच पर जाने के बाद अपने व्यक्तित्व की छाप छोड़ देती है। महिला पात्रों के माध्यम से समाज में स्त्रियों के प्रति व्याप्त रूढ़िवादी जकड़ी हुई मानसिकता पर चोट करते हुए स्त्रियों की शिक्षा से उत्पन्न उनके साहस और आत्मबल को प्रदर्शित किया है। तो आइए अभ्यास के प्रश्नोत्तर देखते हैं। पहला प्रश्नोत्तर क्या है? पहला प्रश्न है, राम स्वरूप और गोपाल प्रसाद बात बात पर एक हमारा जमाना था कहकर अपने समय की तुलना वर्तमान समय से करते थे। इस प्रकार की तुलना करना कहाँ तक तर्कसंगत है? राम स्वरूप और गोपाल प्रसाद बात बात पर एक हमारा जमाना था कहकर अपने समय की तुलना वर्तमान समय से करते हैं। इस प्रकार की तुलना करना कहाँ तक तर्कसंगत है? व्याख्या कीजिए। उत्तर है, इस तरह की तुलना करना बिल्कुल तर्कसंगत नहीं होता, क्योंकि समय के साथ समाज में परिवर्तन होता रहता है। हर जमाने की अपनी परिस्थितियां होती है। जमाना बदलता है तो कुछ कमियों के साथ सुधार भी आते हैं। इस तरह की तुलना करना बिल्कुल तर्कसंगत नहीं होता, क्योंकि समय के साथ समाज में परिवर्तन होता रहता है। हर जमाने की अपनी परिस्थितियां होती है। जमाना बदलता है तो कुछ कमियों के साथ सुधार भी आते हैं। प्रश्न नंबर 2, राम स्वरूप का अपनी बेटी को उच्च शिक्षा दिलवाना और विवाह के लिए छिपाना, यह विरोधाभास किस व्यवस्था को उजागर करता है? उत्तर है, आधुनिक समाज में सभ्य नागरिक होने के बावजूद उन्हें अपनी बेटी के भविष्य की खातिर रूढ़िवादी लोगों के दबाव में झुकना पड़ रहा था। उपर्युक्तवाद उनकी इसी व्यवस्था को उजागर करता है। एक बार फिर देखते हैं। आधुनिक समाज में सभ्य नागरिक होने के बावजूद उन्हें अपनी बेटी के भविष्य की खातिर रूढ़िवादी लोगों के दबाव में झुकना पड़ रहा था। उपर्युक्तवाद उनकी इसी व्यवस्था को उजागर करता है। प्रश्न नंबर 3, अपनी बेटी का रिश्ता तय करने के लिए राम स्वरूप उमा से जिस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा कर रहे हैं वह उचित क्यों नहीं है? उत्तर है, अपनी बेटी का रिश्ता तय करने के लिए राम स्वरूप उमा से जिस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा कर रहे हैं वह सरासर गलत है। एक तो वे अपनी पढ़ी लिखी लड़की को
कम पढ़ा लिखा साबित कर रहे हैं और उसे सुंदरता को और बढ़ाने के लिए नकली प्रावधान सामग्री का उपयोग करने के लिए कहते हैं, जो अनुचित है। साथ ही वे यह भी चाहते हैं कि उमा वैसा ही आचरण करें जैसा लड़के वाले चाहते हैं, परंतु वे यह क्यों भूल रहे हैं कि जिस प्रकार लड़के की अपेक्षाएं होती है, ठीक उसी प्रकार लड़कियों की पसंद नापसंद का भी ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि आज समाज में लड़का तथा लड़की को समान दर्जा प्राप्त है। फिर से एक बार देखते हैं। अपनी बेटी का रिश्ता तय करने के लिए राम स्वरूप उमा के जिस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा कर रहे हैं वह सरासर गलत है। एक तो वे अपनी पढ़ी लिखी लड़की को कम पढ़ा लिखा साबित कर रहे हैं और उसे सुंदरता को और बढ़ाने के लिए नकली प्रावधान सामग्री का उपयोग करने के लिए कहते हैं, जो अनुचित है। साथ ही वे यह भी चाहते हैं कि उमा वैसी आचरण करें जैसा लड़के वाले चाहते हैं, परंतु वे यह क्यों भूल रहे हैं कि जिस प्रकार लड़के की अपेक्षाएं होती है, ठीक उसी प्रकार से लड़कियों की पसंद नापसंद का भी ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि आज समाज में लड़का तथा लड़की को समान दर्जा प्राप्त है। प्रश्न नंबर 4, गोपाल प्रसाद विवाह को बिजनेस मानते हैं और राम स्वरूप अपनी बेटी की उच्च शिक्षा छिपाते हैं। क्या आप मानते हैं कि समान रूप से अपराधी है? अपना विचार व्यक्त कीजिए। गोपाल प्रसाद विवाह को बिजनेस मानते हैं और राम स्वरूप अपनी बेटी की उच्च शिक्षा छिपाते हैं। क्या आप मानते हैं कि समान रूप से अपराधी हैं, दोनों अपराधी हैं? अपना विचार व्यक्त कीजिए। मेरे विचार से दोनों ही समान रूप से अपराधी हैं। गोपाल प्रसाद विवाह जैसे पवित्र बंधन में भी बिजनेस खोज रहे हैं। वे इस तरह का आचरण से इस संबंध की मधुरता तथा संबंधों की गरिमा को भी कम कर रहे हैं। राम स्वरूप आधुनिक सोच वाले व्यक्ति होने के बावजूद कायरता का परिचय दे रहे हैं। वे चाहते तो अपनी बेटी के साथ मजबूती से खड़े होते और एक स्वाभिमानी वर की तलाश करते, न कि मजबूरी में आकर परिस्थिति से समझौता करते। एक बार फिर देखते हैं। मेरे विचार से दोनों ही समान रूप से अपराधी हैं। गोपाल प्रसाद विवाह जैसे पवित्र बंधन में भी बिजनेस खोज रहे हैं। वे इस तरह के आचरण से इस संबंध की मधुरता तथा संबंधों की गरिमा को भी कम कर रहे हैं। राम स्वरूप आधुनिक सोच वाले व्यक्ति होने के बावजूद कायरता का परिचय दे रहे हैं। वे चाहते तो अपनी बेटी के साथ मजबूती से खड़े होते और एक स्वाभिमानी वर की तलाश करते, न कि मजबूरी में आकर परिस्थिति से समझौता करते। प्रश्न नंबर 5, आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी है या नहीं? उमा इस कथन के माध्यम से शंकर की बिना आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी है या नहीं, उमा इस कथन के माध्यम से शंकर की किन कमियों की ओर संकेत करना चाहती है? उत्तर है, उमा इस कथन से शंकर की शारीरिक और चारित्रिक दोनों प्रकार की कमियों की ओर संकेत करना चाहती है। पहला है, शंकर की कमर थोड़ी झुकी हुई सी है। इस कारण उनके दोस्त यह कहकर उनका मजाक करते हैं कि शंकर की बैकबोन नहीं है। उसी कॉलेज में पढ़ी होने के कारण उमा भी इस बात को जानती है। सेकेंड, कॉलेज में लड़कियों के हॉस्टल के इर्द गिर्द चक्कर लगाने के कारण शंकर को यहाँ से भगाया गया था। कॉलेज में लड़कियों के हॉस्टल के इर्द गिर्द चक्कर लगाने के कारण शंकर को वहाँ से भगाया गया था। प्रश्न नंबर 7, रीढ़ की हड्डी शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। रीढ़ की हड्डी शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। रीढ़ की हड्डी एकांकी में हमारे समाज में नारी की उचित
सम्मान मिलने की समस्या को दर्शाया गया है। रीढ़ की हड्डी एकांकी में हमारे समाज में नारी को उचित सम्मान मिलने की समस्या को दर्शाया गया है। पहला है, इस एकांकी में रीढ़ की हड्डी यानी बैकबोन को एक प्रतीक के रूप में दिखाया गया है। शंकर का चरित्र अत्यंत दुर्बल है। वह लड़कियों के हॉस्टल में चक्कर लगाने के कारण वहां से भगाया गया है। तीसरा है, शंकर उच्च शिक्षा के महत्व को समझते हुए भी स्त्री की उच्च शिक्षा का विरोध करता है। वैचारिक आधार पर उसकी दुर्बलता भी उसकी रीढ़ की हड्डी की कमजोरी का सांकेतिक अर्थ प्रदान करती है। इस एकांकी में रीढ़ की हड्डी यानी बैकबोन को एक प्रतीक के रूप में दिखाया गया है। दूसरा, शंकर का चरित्र अत्यंत दुर्बल है। वह लड़कियों के हॉस्टल में चक्कर लगाने के कारण वहां से भगाया गया है। शंकर उच्च शिक्षा के महत्व को समझते हुए भी स्त्री की उच्च शिक्षा का विरोध करता है। वैचारिक आधार पर उनकी दुर्बलता भी उसकी रीढ़ की हड्डी की कमजोरी का सांकेतिक अर्थ प्रदान करती है। प्रश्न नंबर 8, कथा वस्तु के आधार पर आप किसे एकांकी का मुख्य पात्र मानते हैं और क्यों? उत्तर है, कथा वस्तु के आधार पर हम उमा को एकांकी का मुख्य पात्र मानते हैं, क्योंकि उमा इस एकांकी के केंद्र में है। एकांकी का संपूर्ण कहानी उसी के इर्द गिर्द घूमती है। एकांकी की प्रमुख घटना उमा के विवाह से संबंधित है। तीसरा, अपने सद्गुणों, आदर्शों और स्पष्टवादिता के आधार पर उमा ही इस एकांकी का मुख्य पात्र सिद्ध होती है। रीढ़ की हड्डी एकांकी का क्या उद्देश्य है, स्पष्ट कीजिए। रीढ़ की हड्डी एकांकी में समाज में नारी को उचित सम्मान न मिलने की समस्या को उजागर किया है। पहला है, यह एकांकी उन लोगों की तरफ उंगली उठाती है जो समाज में स्त्रियों को जानवर जैसा व्यवहार करते हैं। दूसरा, यह एकांकी औरत को उसके व्यक्तित्व की रक्षा करने का संदेश देती है। फिर से एक बार देखते हैं। रीढ़ की हड्डी एकांकी में समाज में नारी को उचित सम्मान न मिलने की समस्या को उजागर किया गया है। पहला है, यह एकांकी उन लोगों की तरफ उंगली उठाती है जो समाज में स्त्रियों को जानवर जैसे व्यवहार करते हैं। यह एकांकी औरत को उसके व्यक्तित्व की रक्षा करने का संदेश देती है। प्रश्न 11, समाज में महिलाओं को उचित गरिमा दिलाने हेतु आप कौन कौन से प्रयास कर सकते हैं? समाज में महिलाओं को उचित गरिमा दिलाने हेतु हम निम्नलिखित प्रयास कर सकते हैं। पहला, उनकी शिक्षा हेतु कार्य कर सकते हैं ताकि समाज में वह सर उठाकर अपना जीवन व्यतीत कर सके। दोबारा देखते हैं। उनकी शिक्षा हेतु कार्य कर सकते हैं ताकि समाज में वह सर उठाकर अपना जीवन व्यतीत कर सकें। दूसरा है, समाज में महिलाओं को सम्मान भागीदारी दिलवाने के लिए प्रयास कर सकते हैं। तीसरा, लड़कियों का विवाह बिना दहेज लिए व दिए हो इस विषय पर कार्य कर सकते हैं। महिलाओं को अपनी इच्छा अनुसार हर क्षेत्र में आगे बढ़ने का प्रोत्साहन देना चाहिए। एक बार फिर देखते हैं। समाज में महिलाओं को उचित गरिमा दिलाने हेतु आप कौन कौन से प्रयास कर सकते हैं? उत्तर है, समाज में महिलाओं को उचित गरिमा दिलाने हेतु हम निम्नलिखित प्रयास कर सकते हैं। उनकी शिक्षा हेतु कार्य कर सकते हैं ताकि समाज में वह सर उठाकर अपना जीवन व्यतीत कर सकें। दूसरा, समाज में महिलाओं को समान भागीदारी दिलवाने के लिए प्रयास कर सकते हैं। लड़कियों का विवाह बिना दहेज लिए व दिए हो इस विषय पर कार्य कर सकते हैं। महिलाओं को अपनी इच्छा अनुसार हर क्षेत्र में आगे बढ़ने का प्रयास प्रोत्साहन देना चाहिए। तो इस प्रकार से एक प्रश्न नंबर 6 छूट गया था, तो प्रश्न नंबर 6 का उत्तर एक बार फिर देख लेते हैं। शंकर जैसे लड़के या उमा जैसे लड़की समाज को कैसे व्यक्तित्व की जरूरत है
तर्क सहित उत्तर दीजिए। शंकर जैसे लड़के या उमा जैसे लड़की, समाज को कैसे व्यक्तित्व की जरूरत है, तर्क सहित उत्तर दीजिए। उत्तर है समाज को उमा जैसे व्यक्तित्व की जरूरत है। समाज में उमा जैसे व्यक्तित्व की जरूरत है। उसका पहला है, उमा अत्यंत साहसी युवती है। उसके पिताजी उसकी उच्च शिक्षा की बात छिपा लेते हैं, जबकि उमा इसे लड़के वालों के सामने दृढ़तापूर्वक प्रकट कर देती है। उसे इसका भी भय नहीं होता कि उसकी शादी टूट जाएगी, जबकि शंकर एक कायर युवक है। वह लड़कियों के हॉस्टल में ताक झांक करता है और मुंह छिपाकर भागता है। दूसरा इसका है, शंकर अपने अध्ययन के प्रति लापरवाह है। शंकर अपने अध्ययन के प्रति लापरवाह है। यही कारण है कि वह 1 साल फेल भी हो गया है, जबकि उमा अपने अध्ययन के प्रति सजग है एवं प्रतिकूल सामाजिक परिस्थितियों में भी उच्च शिक्षा प्राप्त करती है। तीसरा पॉइंट है, शंकर एक दुष्चरित्र युवक है। वह लड़कियों के हॉस्टल का चक्कर लगाते समय भगाया गया है और उसे नौकरानी से भी माफ़ी मांगनी पड़ी है। उमा एक सच्चरित्र युवती है। उसे सदैव अपनी इज्जत का ख्याल रहता है। तो आइए, इस प्रकार रीढ़ की हड्डी नामक पाठ का अभ्यास प्रश्नोत्तर पूरा होता है। फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।